बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला लेक्चर है मार्केट मैकेनिज़्म का। मार्केट मैकेनिज़्म या मंडियाती मिकानियत से क्या मुराद है? मंडियाती मिकानियत या मार्केट मैकेनिज़्म जो है वो हमें बताता है बेसिकली कि किस तरह से जो है वो मंडी कीमतों का कैसा निज़ाम है जो कि तलब और रसद के तवाज़न से जो है वो वजूद में आता है। यानी इसमें हम देखते हैं कि आप कह सकती हैं कि सच सिस्टम ऑफ प्राइसेस विच इज़ ड्यू टू द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी एक तरफ इसमें हम डिमांड लेते हैं, एक तरफ हम इसमें सप्लाई लेते हैं, और वो पॉइंट जिस पर डिमांड इज़ इक्वल टू सप्लाई इट इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस। उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस या तवाज़नी कीमत भी कहते हैं। अब इस सिलसिले में दो अहम किरदार अदा करने वाले जो इदारे हैं वो हैं सार्फिन और अजरीन, कंज्यूमर और एंटरप्रेन्योर्स। अब कंज्यूमर जो हैं वो डेफिनेटली कौन होते हैं? कंज्यूमर का मतलब होता है सार्फिन, वो लोग जो कि चीज़ों को डिमांड करते हैं। और हम सबको पता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो लिमिटेड होती है एंड दे वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, दे वांट्स टू परचेज द मैक्सिमम ऑफ गुड्स। ठीक है ना, उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अशिया को जो है वो ख़रीद सके, और इस सिलसिले में वो कोशिश करते हैं कि व्हेन एवर द प्राइस डिक्रीजेस दे विल इंक्रीज द डिमांड एंड व्हेन एवर द प्राइस इंक्रीजेस दे विल डिक्रीज द डिमांड। की कीमत कम होने पे वो डिमांड ज़्यादा करते हैं और कीमत ज़्यादा होने पे डिमांड को कम करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन है? आजिर हजरात, हु स्टार्ट्स द बिजनेस, हु प्रोड्यूसेस द गुड्स, जो कि चीज़ें बनाते हैं। उनकी कोशिश क्या होती है कि दे वांट टू मेक द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी उनकी कोशिश होती है कि वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन है, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करें सो दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन विल बी मिनिमम एंड द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। कि जो भी वो प्रोडक्शन करें उसके ज़रिए उनकी जो खर्चा है वो कम से कम हो और जो उनका प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। दैट्स वाई अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो कंज्यूमर को तो लॉस है, पर प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है बिकॉज ही इज़ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, और दैट्स वाई ही विल इंक्रीज द सप्लाई। इसी वजह से वो सप्लाई में इजाफा कर देता है और कीमत कम होने पे उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है। सो व्हेन एवर देयर विल बी द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर एंड सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर्स, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दैट इज़ ड्यू टू द मार्केट मैकेनिज्म। अब मार्केट मैकेनिज्म या मार्केट इकोनॉमी भी जिसको आप कहते हैं, मंडियाती मेशियत या मंडियाती मिकानियत। अब इकोनॉमी को अगर हम कहेंगे तो एक ऐसी इकोनॉमी होती है कि इन विच ऑल द डिसीजंस आर टेकन विद द हेल्प ऑफ प्राइसेस। ठीक है ना, ऐसी इकोनॉमी जिसमें तमाम फैसले कौन करता है? हुकूमत करती है कि कौन सी चीज़ों को पैदा किया जाए, कितनी मिकदार में पैदा किया जाए, किन लोगों के लिए बनाया जाए। ठीक है ना, और इसमें तमाम डेफिनेटली जब प्राइसेस फैसला करेंगी तो डेफिनेटली और जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं दे आर प्रॉफिट मोटिव। वे जो डिसीजंस हैं वो किस लिए होते हैं? वो प्रॉफिट को देख के जो है वो लिए जाते हैं। अब मार्केट मैकेनिज्म में अगर हम देखें इसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं, तो इसमें सबसे पहली बात हमें नज़र आती है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, दौलत का चंद हाथों में मुर्तकज़ होना। अब क्योंकि एवरी रिसोर्स इज़ जो ज़राए का तयन है, ठीक है ना, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ विद द हेल्प ऑफ प्राइसेस विच इज़ इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि हर बंदा कोशिश करता है कि ही में यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट ही कैन गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, कि हम वसाइल को इस तरह से इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके। तो उसमें क्या है कि अमीर अमीर तर हो जाते हैं, गरीब बेचारे गरीब हो जाते हैं। सो देयर इज़ अ वाइडर गैप बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल, और अमीर जो हैं वो बहुत अमीर हो जाते हैं और गरीब जो हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। फिर इसका दूसरा नुकसान क्या है? प्रॉफिट मोटिव। डेफिनेटली ऐसी इकॉनमी में क्योंकि ऑल द प्रोजेक्ट्स, ऑल द प्रोग्राम्स, ऑल द पॉलिसीज़ आर बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट। तमाम पॉलिसियाँ, प्रोग्राम जो है वो मुनाफे को देख के बनाए जाते हैं। सो दैट्स वाई जब मुनाफे को देख के हम चीज़ें बनाएंगे तो उसमें आप पर्सनल इंटरेस्ट को जो है वो सामने रख रहे हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो सामने नहीं रख रहे। फिर इसमें एक और नुकसान क्या होता है कि समटाइम्स देयर विल बी द चांस ऑफ ओवर प्रोडक्शन। बाज़ दफ़ा इसमें ज़ायद पैदावारी का भी डेफिनेटली, देखिए ना, आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, आप चीज़ें बनाते जा रहे हैं। समटाइम्स आप डिमांड से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब डिमांड से ज़्यादा चीज़ें बना लेंगे तो देयर विल बी द चांस ऑफ ओवर प्रोडक्शन, और ओवर प्रोडक्शन जब होगी तो फिर वो आपको लॉस करेगा। मतलब देखो, आपको डिमांड थी 500, आपने 600 बनाई, 600 डिमांड हुई, आपने 1000 बनाई। एक वक्त आता है कि आप जब डिमांड से ज़्यादा चीज़ें बनाओगे तो उसका नुकसान क्या है? वो चीज़ें नहीं सेल होंगी, दैट इज़ ओवर प्रोडक्शन। जब वो चीज़ें सेल नहीं होंगी तो आपका प्रॉफिट जो पहले ज़्यादा हो रहा था वो कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो आपको कि मुझे तो लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसकी सप्लाई को कम कर दोगे। नेक्स्ट टाइम यू विल प्रोड्यूस द लेस गुड्स। जब आप कम चीज़ें बनाओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल नीड लेस लेबर, आपको कम लोगों की ज़रूरत होगी। यू विल
एक्सपेल सम लेबर्स, आप कुछ लेबर को निकाल दोगे, अपने बिजनेस से ख़त्म कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसका एक और नुकसान क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के, क्योंकि फ्री, याद रखें जो भी मार्केट मैकेनिज्म है, इट इज़ द केस ऑफ फ्री इकोनॉमिक सिस्टम। फ्री इकोनॉमिक का मतलब है कैपिटलिज्म, इन विच ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर्स। सोशलिज्म में मार्केट मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशलिज्म में हमने पढ़ा था कि ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कभी भी कीमतों को आज़ादी नहीं देती कि वो अपनी मर्जी से जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव के लिए एंटरप्रेन्योर्स काम कर सकें। ये फ्री इकोनॉमिक सिस्टम की ही खासियत है। और फ्री इकोनॉमिक सिस्टम में डेफिनेटली जब हर बंदा अपनी मुफाद के लिए काम करेगा और जितनी भी तरक्की हो रही है, इट इज़ विदाउट एनी काइंड ऑफ प्लानिंग, सो देयर इज़ चांस ऑफ मिस मैनेजमेंट और मिस यूज़ ऑफ मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, के ज़राए के ज़ाया होने का, वेस्ट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। फिर डिसइक्विलिब्रियम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। इसका एक और नुकसान क्या होता है, क्योंकि देखिए ना, इन्वेस्टर जो है दे वांट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर देयर ओन पर्पस, वो अपनी मर्जी की सरमायाकारी करना चाहते हैं जस्ट टू गेट मोर प्रॉफिट, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुनाफा हासिल हो सके। उसमें ऐसा होता है कि समटाइम्स डिमांड आपके मुल्क में किसी और चीज़ की है, बट यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड विच इज़ गिविंग यू द मोर इनकम, लेकिन आप वो चीज़ बनाएंगे जिसमें आपको मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। सो देयर विल बी द डिसइक्विलिब्रियम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सोसाइटी। तो बाज़ दफ़ा मैशियत के मुख्तलिफ शोबों में जो है वो डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी जो कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत तरक्की कर जाते हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर ट्रेड साइकिल्स क्या होता है कि आपकी मंडियाती मैशियत में जो मार्केट मैकेनिज़्म है, इसमें क्योंकि आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं और ओवर प्रोडक्शन पैदा कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ओवर प्रोडक्शन के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, पहले आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो आप पीक पे होते हैं, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी तो आप नीचे चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ट्रेड में फ्लक्चुएशंस जो हैं वो आती रहती हैं। फिर डिफ़िकल्टीज़ इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिग मेगा प्रोजेक्ट्स। इस निज़ाम की एक और खूबी या खामी क्या है कि इसमें इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट द बिग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि डैम्स बनाने हैं या अपने स्टील मिल्स बनानी हैं, क्योंकि यू नीड लॉट ऑफ मनी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट्स। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है ऐसा, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि दे कैन कंप्लीट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। फिर इसमें एक और नुकसान क्या होता है कि क्योंकि हर बंदा मुनाफा कमाना चाह रहा है, सो देयर इज़ ए कंपटीशन बिटवीन फर्म्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। ये जब आपस में मुकाबला करेंगे, हर बंदे की कोशिश होगी मेरी चीज़ ज़्यादा सेल हो, मेरी चीज़ ज़्यादा सेल हो। उसका नुकसान क्या होगा कि समटाइम्स उसका नुकसान ऐसे होता है कि वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे जो है वो पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केट इकॉनमी। किसी भी मुल्क में मंडियाती मैशियत में उनके बुनियादी मसाइल हैं और उनको हल करने के लिए जो है वो प्राइस मैकेनिज़्म प्लेस दे रोल। जो कीमतें हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं। अब ये मैंने आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, उनके बेसिक 4 ही प्रॉब्लम्स हैं। कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब मार्केट मैकेनिज्म में, मार्केट इकोनॉमी में ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइसेस, क्योंकि प्राइस इज़ द मेन आइटम। ठीक है ना, प्राइस जो है उसको बहुत अहमियत हासिल है और वही फैसला करती है कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस सिलसिले में जो फर्स्ट हमारा इसके अंदर अंडरलाइन टॉपिक है, दैट इज़ रिसोर्स एलोकेशन, विच इज़ नोन एज वसाइल का तयन। अब वसाइल या रिसोर्सेज क्या होते हैं? वसाइल डेफिनेटली अगर आप देखें तो वसाइल या रिसोर्सेज का मतलब क्या होगा आपके पास कि वसाइल वसीला, ठीक है ना, ज़रिया, यानी दीज आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो चीज़ें, वो ज़रूरी लवाजमात जो कि चीज़ों की, अशिया व ख़दमात की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम जो है वो रिसोर्सेज कहते हैं। अब रिसोर्सेज की बेसिकली मेजरली 2 काइंड्स हैं। कौन सी? नंबर 1 है हमारे पास मटीरियल रिसोर्सेज, जिनको मादी ज़राए भी कहते हैं, बाज़ बुक्स में शायद नेशनल रिसोर्सेज भी लिखा हो। दे हैव फर्दर 2 काइंड्स, उनके अंदर 2 उनके आ जाते हैं हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती ज़राए विच आर फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, जो कि अल्लाह ताला ने फ्री में हमें दिए हुए हैं, जैसे लैंड है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, रिवर है, सीज़ हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दूसरे हैं मैन मेड, मसनूई ज़राए, जिन्हें इंसानी ज़राए भी कह सकती हैं, कि द रिसोर्सेज मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। मसलन जितने भी आपके पास मशीन्स हैं, औजार हैं, टूल्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, रेलवे, रोड्स, कैनाल्स, ये तमाम क्या हैं? ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाए हैं। ये दोनों किस में आ रहे हैं? मादी ज़राए में या नेशनल रिसोर्सेज में।
दूसरे आ जाते हैं गैर मादी ज़राए, नॉन मटीरियल रिसोर्सेज। नॉन मटीरियल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नॉन एज ह्यूमन रिसोर्सेज, जिन्हें हम इंसानी ज़राए भी कहते हैं। इंसानी ज़राए का मतलब क्या है कि इंसान ख़ुद, यानी इंसान ख़ुद जो है वो किस तरह से जो है वो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल में ला सकता है और किस तरह से जो है वो रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन में? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि विच रिसोर्स इज़ यूज टू प्रोड्यूस व्हाट गुड्स एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कि कौन से ज़राए से कौन सी चीज़ें पैदा की जाएं और कितनी मिकदार में पैदा की जाए, ठीक है ना। एंड ऑल द डिसीजंस आर टेकन विद द हेल्प ऑफ प्राइसेस। जितने भी फैसले हैं वो कौन करेगा? कीमतें करेंगी। कैसे? जैसे इसमें देख लें, सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ लैंड, कि हमने ज़मीन को इस्तेमाल में लाना है, ठीक है। अब लैंड के देयर आर मैनी यूजेस ऑफ लैंड, आप सबको पता है बहुत से इस्तेमालात हैं। यानी इस पे जो है वी कैन ग्रो द क्रॉप्स, हम इस पे फसलें उगा सकते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स, हम इस पे बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। बहुत से काम इसके हो सकते हैं। अब हम प्राइस मैकेनिज्म क्या फ़ैसला करेगा? प्राइसेस को देखते हुए, यानी प्रॉफिट को देखते हुए हम फैसला करेंगे कि वी विल यूज़ द लैंड इन सच अ मैनर वेयर द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम, ठीक है ना। कि अगर इफ़ देयर इज़ मोर डिमांड फॉर रेजिडेंशियल कॉलोनीज़, के अगर मकानों की तलब ज़्यादा है, यानी उनके किराए वगैरह ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ बेटर टू कंस्ट्रक्ट द कॉलोनीज़, ठीक है। तो बेहतर क्या है कि हम वहाँ पे कॉलोनियाँ बनाएं, फ्लैट्स बनाएं और लोगों को सेल करें या किरायों पे दें। अगर ज़मीन जो है इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सिटी, वो शहर से दूर है, तो इट इज़ बेटर टू ग्रो क्रॉप्स ऑन इट। तो फिर फैसला क्या करना बेहतर है कि उस पर फसलें उगाई जाएँ। फिर अगर आपने सोच लिया कि फसल ही उगानी है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि विच काइंड ऑफ क्रॉप, कौन सी फसल उगाई जाए, गन्ना उगाया जाए, कपास उगाया जाए, चावल उगाया जाए। उसमें भी आप क्या करेंगे? यू विल सी द डिमांड एंड प्राइस, कि वो फसल जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है एंड विच कैन क्रिएट द मोर इनकम फॉर द फार्मर, जो कि काश्तकार के लिए ज़्यादा आमदनी का बायस बन सके, ज़्यादा प्रॉफिट उसको दे सके। दैट जो फसल है, जो क्रॉप है, यू विल ग्रो दैट क्रॉप, ठीक है ना। तो यानी हमने फैसला कर लिया पहले कि कौन सी चीज़ें, ज़मीन है तो उसको किस तरह इस्तेमाल में लाया जाए, और अगर इस्तेमाल में ला रहे हैं फसल के लिए तो फिर कौन सी फसल उगाया जाए। तो ये तमाम फैसले कौन कर रहा है? वी आर, प्राइसेस आर हेल्पफुल इन मेकिंग दीज डिसीजंस। इसी तरह से अगर हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज की बात करते हैं, जिन्हें आप मसनूई ज़राए कहती हैं, तो मसनूई ज़राए में, यानी ये पहले तो हमने कहा ना कुदरती ज़राए, नेचुरल रिसोर्सेज, हमने दो पढ़े, दूसरा है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, मसनूई ज़राए, तीसरे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। तीनों को डिस्कस करेंगे ना कि कैसे प्राइसेस फैसला करती हैं। अब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में है मशीनरी, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो हम इन चीज़ों को, मशीन्स वगैरह को भी उन फैक्टर्स के, उन बिज़नेस में कन्वर्ट करेंगे, उन बिज़नेस की तरफ जो है वो शिफ्ट करेंगे वेयर वी आर गेटिंग मोर इनकम, जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आमदनी वसूल हो रही है। वेयर वी आर गेटिंग मोर प्रॉफिट, जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। यानी इन्वेस्टर जो है वो उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा वेयर ही कैन गेट द मोर प्रॉफिट, वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ मिनिमम एंड द प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम। यानी अगर एक इन्वेस्टर है और उसको नज़र आ रहा है कि मैं अगर कॉटन इंडस्ट्री, कपड़े की, टेक्सटाइल मिल लगाता हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है और शुगर मिल मिलाने में मुझे कम मुनाफा है, तो डेफिनेटली ही विल मेक द टेक्सटाइल मिल, वो बनाएगा क्या? वो टेक्सटाइल मिल बनाएगा। इसी तरह से तीसरे नंबर पे आते हैं गैर मादी ज़राए, जो थे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी इंसान, कि इंसान का काम भी क्या है? देखिए हमारी भी कोशिश क्या होती है कि हम इतना पढ़ते लिखते हैं तो हम उस जगह पे काम करें विच इज़ वेयर वी आर गेटिंग द मैक्सिमम रिवॉर्ड्स, जहाँ हमें तनख्वाहें ज़्यादा से ज़्यादा हों। पीपल वांट टू बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों? बिकॉज इन दीज क्या कहना चाहिए, प्रोफेशंस, एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोफेशंस, वेजेस आर रिलेटिवली वेरी मच हाई। और पाकिस्तान में भी देखिए बहुत से लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, ये तमाम इंजीनियर, डॉक्टर क्यों बाहर जाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अपने मुल्क के मुकाबले में वहाँ पे जो वेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए वो प्रेफर। अब देखो ना, घर बार छोड़ के कोई किसी को कि शहर से गाँव जाए तो कोई डॉक्टर भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर वही अट्रैक्शंस उसको मिलें कि बाहर मुल्क में जाएँ तो सब जाने को तैयार हो जाएंगे घर बार छोड़ के। क्यों? क्योंकि वो पैसों को तरजीह दे रहे हैं। तो प्राइस मतलब प्राइसेस, यानी डॉक्टर की प्राइस मतलब डॉक्टर की खिदमत की कीमत, जो कि उसका मुआवजा है। तो दैट मीन्स के ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग टू रिसोर्स एलोकेशन आर डन बाय द प्राइसेस। अब हम ये देखते हैं कि जो रिसोर्स ने फ़ैसला किया, प्राइसेस ने फ़ैसला किया कि इंसानी ज़राए हैं या कुदरती ज़राए हैं या मसनूई ज़राए हैं, वो कीमतों को देख के फ़ैसला किया जाए। तो क्या
डज प्राइस मैकेनिज्म फेल टू ब्रिंग आउट एन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या जो वसाइल की तयन है, बेहतर तयन है, उसमें कीमतों की जो मीकानियत है वो कामयाब है या वो कामयाब जो है वो नहीं हो रही है। ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले जैसे हमने कहा कि ये कैपिटलिज्म है और उसमें एवरीबॉडी हैज़ द चांस, एवरीबॉडी हैज़ द इकोनॉमिक फ्रीडम, बिजनेस की फ्रीडम होती है और हर बंदा जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो है बना सकता है। जैसे हमने पहले कहा कि जो काश्तकार है वो अगर देखेगा कि मैंने गंदम उगानी है या चावल उगाना है तो वो अपने प्रॉफिट को देखेगा। ठीक है ना। अगर देखता है कि गंदम में मुझे प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो गंदम उगाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि हो सकता है मुल्क की सतह पे चावल की शॉर्टेज है, मुझे चावल उगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही विल डील विद हिज पर्सनल इंटरेस्ट नॉट द नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को तरजीह देगा ड्यू टू द प्राइस मैकेनिज्म, और वो कौमी मफाद को जो है वो पीछे कर देगा। तो यानी वो जो उसने फैसला किया वो उसके लिए तो फ़ायदेमंद था, लेकिन कौमी मफाद में वो फैसला नहीं था। इसी तरह से जिस तरह हमने कहा इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, मटेरियल्स की, चीज़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें कि मुल्क में ज़रूरत है कि साइकिल की इंडस्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर देख रहा है कि नहीं भाई, अगर मैं सीमेंट की इंडस्ट्री लगाऊंगा, सीमेंट का कारखाना बनाऊंगा तो मुनाफा बहुत है, और अगर मैं साइकिल का बनाऊंगा तो मुनाफा इतना नहीं है। लेकिन सीमेंट की डिमांड आजकल बहुत है क्योंकि घर बन रहे हैं और प्राइसेस भी बहुत हाई हैं। तो अब प्राइस मैकेनिज्म में क्या डिसीजन दिया कि सीमेंट फैक्ट्री लगे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में क्या बात थी कि आपकी साइकिल की इंडस्ट्री लगनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि पर्सनल इंटरेस्ट वही बात है कि पर्सनल मुनाफा तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन ऑल टुगेदर जो आपका दूसरा क्या कहना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट है, उसमें ये चीज़ जो है वो सही नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप, तीसरी बात हमने की थी इंसानों को, कि लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में अगर एक डॉक्टर को आप 1 लाख रुपया भी देते हैं ना, लेकिन सऊदी अरब में आगे जाके आप कहते हैं कि उसको जो है वो 50,000 वहाँ के रियाल मिलेंगे या $50,000 मिलेंगे, तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर अदर कंट्री। वो दूसरे मुल्क में जाना पसंद करेगा और वो कहेगा कि मैं वहाँ जाके क्यों ना काम करूँ। क्यों? बिकॉज ही इज सीइंग द वेजेस। वो वेज लेवल को चेक कर रहा है, देख रहा है, और वेजेस ही फैसला कर रही हैं कि वो क्या, यानी वेजेस मतलब प्राइसेस फैसला कर रही हैं। तो मुल्की मुफाद में तो हमें कितनी डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट में फ़ैसला किया, तो यानी वो उसका जो जितने भी, यानी आप ये कह सकती हैं कि प्राइसेस के ज़रिए जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिसोर्स एलोकेशन, दे आर फॉर द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल और इन्वेस्टर, दे आर नॉट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। यानी नेशनल इंटरेस्ट में वो फ़ायदे तभी हो, ये जो रिसोर्स एलोकेशन है ये इसी सूरत में बेहतर हो सकती है कि व्हेन वी विल यूटिलाइज इट थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, जब हम उसे प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल में लाएं। अदरवाइज़ ये मेकनिज़म जो है वो सही नहीं चल सकता। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला कल करके इसको टॉपिक कंप्लीट करूँगी। इसको रीड आउट ज़रूर करें, साथ साथ याद भी करते जाएं। इंशाल्लाह ताला को स्केजुअल बन जाएगा। अभी तो आज फर्स्ट डे था, तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम साथ के साथ जो है वो लेक्चर जो है वो रोज़ अपलोड करते रहें, ताकि आपका जो है वो पढ़ाई का ज़्यादा हर्ज ना हो। और बच्चों, जो मैथ्स का मैंने दी हुई है एक्सरसाइज, वो पहले दोनों कंप्लीट करें। जब हो जाए मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा कि कंप्लीट हो गई है, फिर मैं मैथ्स का जो है ना इंशाल्लाह होप सो नेक्स्ट वीक में जो है वो नया लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूँगी। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।